तो आज से नया चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है जिसे अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो भाई, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है इसमें मेनली हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन जो आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है उसके फादर कौन है, तो वो है एल्फ्रेड बॉर्नर, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है भाई, कौन है, एल्फ्रेड बॉर्नर। तो हमें यहाँ पर पढ़ना किस चीज को है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। आप लोग को 11th में मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम लोग को यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जानना पड़ेगा ये क्या होता है। तो देखो, ये बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही होता है, यानी यहाँ भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। बस फर्क इतना ये होता है कि कोऑर्डिनेट जो आपके कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी दो एटम्स हैं और दो एटम्स एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो एक ये देगा और एक दूसरा देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई एक ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं द बॉन्ड इन विच both the shared pair of electron both the shared pair of electrons is given by one of the two combining atom। जो दो एटम जो एक दूसरे कंबाइन कर रहे हैं वो कोई उनमें से कोई एक ही दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता किसके बीच में, तो ये बनता है लुईस बेस एंड लुईस एसिड के बीच में। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये किस किस के बीच में बनता है, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में बनता है। लुईस बेस क्या होता है, तो लुईस बेस बेसिकली डोनर होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा पेयर शेयर हो रहा है वो पेयर कौन देगा, लुईस बेस देगा। और लेगा कौन, एक्सेप्टर कौन होगा, तो वो होगा लुईस एसिड। ठीक है, बात समझ आई है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए क्या होना चाहिए, तो देखो भाई, दान देने के लिए सबसे पहले खुद का पेट भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट। अब देना है तो देने के लिए इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए, पेट तो भरा है अच्छी बात है, पर देने के लिए कुछ चीज भी तो होना चाहिए। जब पूरा ही तुम खा गए हो तो कैसे दे पाओ, तो देने के लिए क्या, तो ये देता क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इसके पास होना चाहिए। ये दो कंडीशन जो भी पूरी करेगा, जो भी ये दो कंडीशन पूरी करेगा उसे हम बोलेंगे लुईस बेस। क्या बोलेंगे, लुईस बेस। और लुईस एसिड होने के लिए दो में से कोई एक कंडीशन, या तो लैक ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, या तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी रहे, लैक ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, और कैपेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को ये एक्सपेंड कर सके। और ऑक्टेट को ये कब एक्सपेंड कर पाता है, जब इसके पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है। कैपेबल टू एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट,
ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सके। समझ में आई बात? और इसी को मेन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इसी को मेन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, मतलब ये वाली कंडीशन को मेनली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी हम ऊपर वाली कंडीशन से समझ लेते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे होते हैं? पेयर में। और 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? अनपेयर्ड। अब हमने 3 हाइड्रोजन के साथ में इसकी शेयरिंग करा दी, ये करा दी है ना। तो अब देखो इस नाइट्रोजन का क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? क्या कंप्लीट हो गया? इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अगर इसका ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हो गया तो अब दूसरी कंडीशन को हमें चेक करना है, क्या इस पर लोन पेयर है कि नहीं है? तो बिल्कुल है, ये है लोन पेयर। अब हम एक H+ को लेकर आए तो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हमने एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी निकाल दिया, तो ये हो गया H+। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लैक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं? तो ये आएगा, इससे मदद मांगेगा, कहेगा भाई मुझे लगा लो। ठीक है, तो कहेगा ठीक है लगा लेते हैं, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं है। कहेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास फालतू पड़े हुए हैं, चलो वही मिलकर शेयर कर लेते हैं। तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के बीच में ये शेयर कर लेगा। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन तो आपका एक बॉन्ड पेयर लिए ही था, तो बॉन्ड पेयर क्या होता है? जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग एटम्स के होते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो ये आपके 3 हो गए बॉन्ड पेयर और एक हो गया लोन पेयर। अब लोन पेयर को इसने उठाकर, इसमें देखो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही हैं कि नहीं है? और जब नाइट्रोजन के ही हैं तो इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये बाकी के जो 3 है वो आपके क्या बन गए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं। क्या बन गए हैं? समझ में आ गई ये बात? नहीं आई? ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते कैसे हैं? एरो से दिखाते हैं। और एरो जो रहता है उसका जो हेड होता है, ये हेड किसकी ओर होता है? तो ये लुईस एसिड की ओर होता है, एक्सेप्टर की ओर होता है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए और इसने इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, टेल जो रहेगी वो बेस की तरफ रहेगी। जैसे हमने ये 3 कोवलेंट बॉन्ड लगाए और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाया, ये लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? पूरा जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस पूरे कंपाउंड पर आ गया। जो H+ पर पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे कंपाउंड पर आ गया है और ये आपका बना NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप क्या पढ़ोगे? तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप ये पढ़ोगे, मेटल लिगेंड केमिस्ट्री। ठीक है, देखो बेटा मेटल्स हमारे किसकी तरह एक्ट करते हैं यहाँ? तो ये एक्ट करते हैं एज अ लुईस एसिड। यहाँ हम मेटल्स रखेंगे और ये मेटल्स किसकी तरह एक्ट करेंगे? एज अ लुईस एसिड। देखो मेटल्स अभी तक आपने सुने होंगे कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ आप मेटल्स देखोगे, मेटल्स उल्टा इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और कैसे? 1 1 2 2 नहीं, 10 10 12 12 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अगर इसने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो इसने 12 इलेक्ट्रॉन लिए। समझ में आ रही है बात? तो मेटल्स यहाँ इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और जो लीजेंड होते हैं इन्हें हम लुईस बेस कहते हैं। दे आर नोन एज लुईस बेस। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी एरो यहां से यहां की ओर जाएगा। समझ में आई ये बात? तो जो लुईस बेस रहते हैं यानी लिगेंड जो रहते हैं वो आपके लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं और मेटल्स जो रहते हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे मेटल लिगेंड केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि कौन से मेटल इलेक्ट्रॉन लेंगे, कौन से मेटल लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, जो कि अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सके। और ऑक्टेट को एक्सपेंड कौन कर सकते हैं? जिसके पास डी ब्लॉक होगा और एम्प्टी डी ब्लॉक होगा। ठीक है, जिसके पास भी डी ब्लॉक होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन से मेटल यूज होते हैं? डी ब्लॉक के मेटल यूज होते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, डी ब्लॉक के। इसमें एस ब्लॉक का कोऑर्डिनेट कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम की जगह, यानी जो ब्रैकेट के अंदर अभी आप आगे देखोगे,
अगर यूज होगा तो वो डी ब्लॉक का यूज होगा, एस ब्लॉक का यूज नहीं होगा। मेटल, सोडियम, पोटेशियम ये सब यूज नहीं होंगे, कैल्शियम वगैरह यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इनका यूज नहीं करोगे। ये ब्रैकेट के बाहर रह सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर मौजूद रहेंगे। ठीक है, देखो अगर किसी को हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड को तो कैसे लिखते हैं ये मैं पहले ही बता दूं। ये हमने बाहर लिखा, कभी कभी यहां भी बाहर किसी चीज को लगा दिया जाता है, ये आयनिक बॉन्ड से लगता है। और इसके अंदर, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट भी चलते हैं। तो इसके अंदर जो भी, जैसे कॉपर हमने लगा दिया, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा वो हमेशा डी ब्लॉक का ही होगा। और इसके और ब्रैकेट के अंदर जो भी ये चीजें मौजूद हैं, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, इनके बीच में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो इस सेंट्रल मेटल एटम लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर ये जो मौजूद रहते हैं बाकी की चीजें, ये सब लीगेंड की तरह बिहेव करते हैं, यानी लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। बाहर वाला आयनिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो पहले तो मैं यही चीज क्लियर कर देता हूँ, समझ में आ गई बात? धीमे धीमे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपके अंदर परफेक्शन आता जाएगा। तो डी ब्लॉक के मेटल्स, और मेटल्स के साथ में आप क्या कह सकते हो, आयंस, मेटल्स या आयंस। ठीक है, मेटल के आयंस ये आपके किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लुईस एसिड कहते हैं। और लुईस एसिड कौन होते हैं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, अच्छा, लिगेंड्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब इन्हें लुईस एसिड का है तो इन्हें क्या कहेंगे हम, लुईस बेस। तो लिगेंड्स को हम बोलते हैं लुईस बेस। लिगेंड एक्ट एज लुईस बेस। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे डिफरेंस, किस किस चीज के बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट, जो आपका डबल सॉल्ट होता है, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, जरा इस बात को हम लोग यहां पर समझें। यहां लिख लेता हूं मैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और यहां मैं लिख लेता हूं डबल सॉल्ट। देखो, डबल सॉल्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है फिटकरी। फिटकरी जानते हो ना, एलम जिसे हम कहते हैं। क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, इसे हम बोलते हैं एलम, और हिंदी में बोलते हैं फिटकरी। आप देख रहे हो इसमें हमने क्या रखा, क्या रखा भाई, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो ये दो अलग अलग सॉल्ट्स हैं, ये मिलकर एलम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसे इकट्ठा लिखेंगे तो कुछ ऐसे लिखते हैं, K2Al2SO4 का होल 4 24H2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या चाहो तो ऐसे लिख सकते हो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये सिर्फ नाम के बारे में बता रहा हूँ, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बैलेंस्ड फॉर्मूला नहीं है। एलम को कहा जाता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी पोटेशियम का भी सल्फेट और एल्यूमिनियम का भी सल्फेट है ये। ठीक है, अच्छा, आप जैसे इसे क्या करते हो, पानी में डालते हो, इफ इमर्स्ड इन वाटर, इसे जैसे ही आप पानी में डालते हो, इमर्स्ड इन वाटर, जैसे ही आपने इसे पानी में डाला, दे कंप्लीटली डिसोशिएट, ये पूरे के पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट। किसमें, इनटू आयंस, ये पूरे के पूरे अपने आयंस में टूट जाते हैं। कैसे, ये K+ में टूट जाएगा, Al+3 अलग दे देगा, SO4-2 अलग दे देगा। वाटर तो खैर वाटर में चलेगी। तो यहाँ देखो, ये तीनों आयंस आपको मिल गए कि नहीं मिल गए,
तो अगर आप यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस करोगे तो पोटेशियम का भी आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेगा, एल्यूमिनियम का भी टेस्ट मिलेगा आपको, पॉजिटिव टेस्ट, सल्फेट का भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। समझ में आई ये बात? अब इसकी जगह अगर हम यहाँ पर बात करें कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है? तो जैसे हमने ये लिखा KCN और हमने लिखा FeCN का होल ट्वाइस। देखने में देखो ये भी क्या लग रहा है आपको? डबल सॉल्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दो सॉल्ट है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब हमने इसके लिखने के तरीके अलग कर दिए। कैसे? अब रूल्स आ गए हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं K4FeCN का होल 6, ये होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो K4 बाहर लगाया ना, तो Fe के साथ तो यहाँ पर देखो 2 ही CN लग रहे हैं और बाकी के जो 4 CN बचे हैं ये 4 K के साथ लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे नहीं लिखूं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि ये डबल सॉल्ट है या ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे कंफ्यूज? ठीक है, पर इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि अगर इन्हें पानी में डाला जाता है तो दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, यानी कि ये आपके आइंस में कंप्लीटली नहीं टूटते हैं। ऑन इमर्सिंग इन वाटर, they retain their identity। देखो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी थी। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एक अलग कंपाउंड, समझ रहे हो? और जैसे हमने पानी में डाला तो ये पोटेशियम के आयंस में, एल्यूमिनियम के आयंस में, सल्फेट के आयंस में टूट गया। वो कंपाउंड वाली कोई बात नहीं, अपने अपने आयंस में टूट गया। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमने से लिया K4FeCN का होल 6 और जैसे हमने से पानी में डाला तो सिर्फ और सिर्फ कौन टूटेगा? तो बाहर जो आयनिक पार्ट है यही टूटता है और ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट रहता है ये नहीं टूटता है, CN का होल 6। और इस पर क्या आ गया? -4 आ गया, 4 की अलग हो गए ना। ठीक है, तो यानी ये आयन का टेस्ट नहीं देगा। क्या नहीं देगा? कौन नहीं देगा? Fe नहीं देगा। पोटेशियम अपने आयन का टेस्ट दे देगा लेकिन Fe अपने आयन का टेस्ट नहीं देगा और ना CN अपने आयन का टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पर Fe तो बचे ही नहीं, ये तो फेरस साइनाइड बन गया। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर ये अपना टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये इससे अलग नहीं हो रहा है, ये इससे अलग नहीं हो रहा है, तो सिर्फ पोटेशियम टेस्ट देगा। Fe अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता तो टेस्ट देता, वरना नहीं देता। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन टाइप का है, सिंपल नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को उजागर नहीं होने दे रहा। जो उजागर नहीं होने देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? यार बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के, बताते ही नहीं हो क्या मन में चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस पार्ट को जो अपने आप को वाटर के अंदर अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, यानी तोड़ता नहीं है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और स्पेयर और साथ में लगा देते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स जनरली स्पेयर फॉर्म में होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स स्पेयर हमने से बोल दिया। और जो बाहर टूट जा रहा है ये क्या होगा? बताइए। आयनिक बॉन्ड से जुड़ा है ना, तो हम इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आयनिक स्फीयर। तो यहीं पर इसके दो पार्ट हो गए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के दो पार्ट हो गए। एक इसमें आयनिक स्फीयर होता है, आयनिक स्फीयर इस साइड भी हो सकता है, बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है, और इस साइड भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स स्फीयर पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर यहां पर रहता है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर दो चीजों से मिलकर बनता है। किस किस से मिलकर बनता है? हमेशा मेटल से और लीगेंड से। ठीक है, लीगेंड किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। मेटल किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। और इसमें कौन सा मेटल रखोगे? हमेशा डी ब्लॉक का मेटल रखोगे। ठीक है, डी ब्लॉक का हमेशा इसके अंदर रखोगे। तो बाहर किसका रखोगे? एस ब्लॉक, इनका आप बाहर रख सकते हो, पी ब्लॉक का बाहर रख सकते हो, क्योंकि उनकी भी डी आपका भरा हुआ रहेगा पूरा। बात समझ आ रही है? एस और पी ब्लॉक वाले बाहर रखते हो। तो बाहर ये कंपलसरी नहीं है कि एस वाले को ही आपको रखना पड़ेगा, नॉर्मल एलिमेंट को रखना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहां भी एफ आ सकता है बाहर, पर के अंदर नहीं जा सकता।
पोटेशियम, सोडियम वगैरह ये सेंट्रल मेटल एटम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते हैं? क्योंकि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, आयनिक स्फीयर में डी ब्लॉक भी हो सकता है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, हम थोड़े से एग्जाम्पल से एक बात और समझते हैं। क्या बात समझते हैं? जैसे हमारे पास में ये Fe है, Fe को अगर हमने क्या किया, यहाँ पर CO के साथ लगाया, तो ये 5 CO लेकर FeCO का होल 5 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अच्छा, अगर हमने Fe+2 को लिया तो ये 6 CO का फॉर्मेशन कर रहा है, तो FeCO का होल 6, और यहाँ पर ये +2 चार्ज आ रहा है। तो ये सब चार्जेस वगैरह कैसे आते हैं आगे समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, कुछ भी रटना नहीं है इसमें। ठीक है, Fe+2 को लिया हमने और हमने NH3 के साथ लगा दिया, तो ये आपका 6 NH3 को लेता है और FeNH3 का होल 6 का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ चार्ज आता है +2। ठीक है भाई, यही Fe+2 को 6 CN के साथ में लिया हमने, CN के साथ में लिया, तो इसने 6 CN को अपने साथ में लगाया, FeCN का होल 6 -4, ये चार्ज आ गया इसका। ठीक है भाई, Fe+3 को लिया हमने, 6 CN के साथ में लगाया, तो ये FeCN का होल 6 का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ चार्ज आ जाएगा -3। निकिल को लिया हमने, इसे CO के साथ लगाया, तो निकिल ने 4 ही CO को अपने साथ में लगाया। ठीक है, निकिल को जब हमने क्या किया, Na+2 फॉर्म ली और CN नेगेटिव के साथ में लगाया, तो इसने क्या किया, इसने भी 4 ही CN को अपने साथ में लगाया, NiCN का होल 4 -2। हमने भैया Zn को लिया, Zn को +2 फॉर्म, H2O के साथ में हमने रिएक्शन कराई, तो ये Zn ने 4 H2O को अपने साथ में लगाया, मतलब इन सब ने कॉम्प्लेक्स स्फीयर का फॉर्मेशन किया। तो देखो, अब सवाल ये उठता है कि Zn यहाँ 4 ही क्यों लगा रहा है, 4 लिगेंड ही क्यों लगा रहा है, निकिल 4 को क्यों लगा रहा है, Fe हमेशा 6 को क्यों लगाता है, 4 को क्यों नहीं लगा सकता है, या निकिल और Zn 6 को क्यों नहीं लगा सकते हैं? और Fe कभी कुछ केसेस में 6 लगा रहा है और कभी किसे लगा रहा है, 5 लिगेंड को लगा रहा है। भाई ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, कभी ये 5 को लगा रहा है, कभी ये 6 को लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने भी लीगेंड यहाँ लग रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, जितने भी लीगेंड यहाँ पर अटैच हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम से, ये लीगेंड अटैच हो रहे हैं, ये 4 लीगेंड अटैच हुए, तो जितने भी लीगेंड अटैच हो रहे हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हालांकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर की सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा, जब यहाँ पर डेंसिटी देखोगे आप लीगेंड्स की, ठीक है, तब आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर की सही डेफिनेशन समझ में आएगी। चलो फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो ये सब लीगेंड्स हैं, ये जो 6 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, ये सब लीगेंड्स हैं, और लीगेंड क्या देता है, लोन पेयर। अगर लीगेंड का एक मॉलिक्यूल, अगर लीगेंड का एक मॉलिक्यूल एक लोन पेयर देता है, तो हम उसे बोलते हैं मोनोडेंटेट लीगेंड। एक मॉलिक्यूल जितने लोन पेयर देता है वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है, आगे बताऊंगा। एक मॉलिक्यूल जितने लोन पेयर देता है वो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। अब एक ही लोन पेयर दिया तो वो मोनोडेंटेट लीगेंड होगा, 2 लोन पेयर दिए तो बाइडेंटेट लीगेंड होगा, 3 लोन पेयर दिए तो ट्राइडेंटेट होगा, 4 दिए टेट्राडेंटेट, 5 दिया पेंटाडेंटेट और 6 दिया तो हेक्साडेंटेट। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये इसकी डेंसिटी होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम कितने लोन पेयर ले रहा है, जितने लोन पेयर वो लेगा वो ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सेंट्रल मेटल एटम जितने लोन पेयर लेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कितने लोन पेयर लेगा।
तो देखो ये सब जितने भी अभी मैंने लीगेंड बताए सब मोनोडेंटेड लीगेंड है। क्या है? अब Fe के साथ में मान लो हम एक बायडेंटेड लीगेंड लगा रहे होते तो वो सिर्फ 3 लगता। क्यों लगता 3? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर दे रहा है। तो अगर मोनोडेंटेड लगाए तो यहाँ जितने लीगेंड लगेंगे वही इसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ मोनोडेंटेड है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको साफ दिखाई दे रहा है, पर ये बायडेंटेड है तो क्या ये नंबर आपका बता रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर? नहीं बता रहा है। तो सही कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसी का? क्या हो जाएगी बेटा? द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय किसके द्वारा? सेंट्रल मेटल एटम। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है इसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो हम बाहर तो किसी को भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया बाहर भी आपका मेटल लग सकता है और नॉन मेटल भी लग सकता है। तो यानी अगर बाहर मेटल लगा तो 2 टाइप के मेटल एटम हो गए ना। तो ये अंदर वाला जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है इसे हम क्या कहेंगे? समझ में आई ये बात? इसीलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स स्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम किससे? बाय लीगेंड, लीगेंड से इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर इसे कभी नहीं मानना, इसके बराबर इसे कभी नहीं मानना, क्योंकि बायडेंटेड लीगेंड लग गया तो भूल हो जाएगी। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस में सेंट्रल मेटल एटम के लिए फिक्स होता है। जैसे Zn हमेशा 4 को दिखाएगा, निकिल हमेशा 4 को दिखाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? निकिल 4 को दिखाएगा। ठीक है, Zn 4 को दिखाएगा, कोबाल्ट 6 को दिखाएगा, आयरन जो है वो आपका 6 को दिखाएगा। तो इस जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये फिक्स होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स होता है हर एक मेटल के लिए। पर जैसा कि आपने देखा अगर ये फिक्स है तो फिर ये यहाँ पर 5 क्यों हो जा रहा? तो इसे डिसाइड कौन कर रहा है हमें ये भी जानना जरूरी है, ताकि अगर ये चेंज हो रहा है तो हमें इसका रीजन तो समझ में आए। कहीं पर 6 है तो कहीं पर 5 क्यों हो जा रहा? एक्सेप्शन समझकर याद नहीं करना। तो इस चीज को जो डिफाइन करता है उसे हम बोलते हैं EAN रूल। क्या बोलते हैं? EAN रूल, EAN रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर से अलग है। कौन? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आ गई ये बात बेटा? इसे हम कहते हैं EAN रूल, और इसे समझेंगे कल। ठीक।